नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस में। परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दिलीप पुरी, आई टेक योर पॉलिटी सेशंस। पॉलिटी में जो आज हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं इन आर एमसीक्यू सीरीज, क्वेश्चन सीरीज, तो उसका नाम है प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है प्रीएम्बल इटसेल्फ टॉपिक पे, वो आप जाके देख सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि आज आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटा सा ही टॉपिक है प्रीएम्बल, और जब मैं आपको ब्रीफिंग दूंगा टू गिव यू अ क्विक रिकैप अबाउट द प्रीएम्बल, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर वैसे ही कवर हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली यहीं पे बने रहें, आप थोड़ी सी ब्रीफिंग में आपको दूंगा जिससे आपको सब कुछ रिकैप हो जाएगा, और आपने नहीं भी पढ़ा है तो आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। तो जाके अलग से आपको लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? और रिकैप के साथ साथ आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में भी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको ये भी पता पड़ जाएगा कि प्रोफाउंड हमारी तैयारी हुई या नहीं हुई। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब प्रीएम्बल स्टार्ट करने से पहले अपन प्रीएम्बल को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। पहले तो प्रीएम्बल को पढ़ लेते हैं, और प्रीएम्बल को पढ़ने से पहले प्रीएम्बल है क्या। सो प्रीएम्बल, मैं आपको क्रक्स दूं तो प्रीएम्बल इज द प्रीफेस टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे भी किसी किताब का एक प्रीफेस होता है, आप कोई सी किताब उठाओगे तो उसके आगे एक पन्ना होगा प्रीफेस, जो आपको बताता है कि इस किताब के अंदर क्या क्या है, इस किताब का पूरा मोटिव क्या है। क्रक्स में वो आपको प्रीएम्बल या प्रीफेस बताएगा। क्लियर है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीफेस है वो है हमारा प्रीएम्बल। क्लियर है बात? अब ये क्या बोलता है इसको एक बार पढ़ लेते हैं, इसको भी अपन डिटेल में भी करेंगे। सो इट स्टार्ट्स लाइक वी दी पीपल ऑफ इंडिया। वी दी पीपल ऑफ इंडिया, ये हमारा हमने अडॉप्ट किया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में। जो हमारा प्रीएम्बल है इसको हमने कहां से अडॉप्ट किया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में। इनफैक्ट दुनिया में कहीं पे भी प्रीएम्बल है तो वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही आया है, क्योंकि यूएस वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट प्रीएम्बल। क्लियर है? सबसे पहले किसने किया था अडॉप्ट? हमारे यूएसए ने। ठीक है, तो वी दी पीपल ऑफ इंडिया, और यही वहां की स्टार्टिंग भी है। वी दी पीपल ऑफ यूएसए, जहां वहां की उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका जो प्रीएम्बल है, उसकी स्टार्टिंग ऐसे हमारे, क्योंकि हम हिंदुस्तानी है तो वी दी पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये हमारे फीचर्स है, नेचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन या नेचर ऑफ आवर कंट्री जो हम बनाना चाह रहे हैं। तो ये हमने इनकॉर्पोरेट किया है हमारे प्रीएम्बल में कि हम कैसे हैं। हम सोशलिस्ट हैं, हम सॉवरेन हैं, हम सेक्युलर हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं, हम रिपब्लिक हैं। हम इन एक एक वर्ड पे अभी थोड़ा सा आएंगे, थोड़ी सी ब्रीफिंग इन वर्ड पे भी देंगे, बट अभी के लिए आपके लिए क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं, नेचर है। क्या है? नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो था वी दी पीपल, ये सोर्स ऑफ पावर है। सोर्स ऑफ पावर है कि हमारे को ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का हक कौन दे रहा है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न किसको करेगा, तो ये हमारे देश की जनता को करेगा, और हम ही खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे रहे हैं। तो सोर्स ऑफ पावर कौन है? पीपल ऑफ आवर कंट्री, वी द पीपल ऑफ इंडिया। दो पार्ट कवर हो गए। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, हम क्या चाहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा, तो ये बताता है आगे। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो जस्टिस की डिमांड करते हैं हम, हमारे देश में न्याय की बात करते हैं, और वो न्याय किसी भी टाइप का हो, किसी भी प्रकार का हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, या फिर आपका पॉलिटिकल हो, सभी प्रकार के जस्टिस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ लेट डाउन है। क्लियर है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आप सबको आजादी होगी कोई भी चीज मानने की, कोई भी बिलीफ रखने की, कोई भी फेथ रखने के लिए, किसी को भी वर्शिप करने के लिए, ये आजादी भी आपको लिबर्टी प्रोवाइड कराएगा ये कॉन्स्टिट्यूशन। दिस कॉन्स्टिट्यूशन विल इंश्योर दैट यू हैव ऑल टाइप्स ऑफ लिबर्टी। क्लियर है? देन इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। फिर साथ ही साथ हम सबको बराबरी देंगे, कोई छोटा बड़ा, कोई ऊपर नीचे नहीं होगा, जैसे कि पुराने टाइम में हुआ करता था, वेयर वी हैड क्लासेस ऑफ पीपल। कोई लोग ऊपर के वर्ग के होते थे, कोई नीचे के वर्ग के होते थे, कोई बिल्कुल ही तुच्छ वर्ग के माने जाते थे, जो हमारे देश की सबसे बड़ी कुप्रथा इतने सालों से चलती हुई आई है। तो आफ्टर दिस कॉन्स्टिट्यूशन इट वॉज स्टेटेड कि भैया हमारे देश में अब इक्वालिटी होगी, रिसोर्सेज इक्वली बटेंगे, साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी विल बी अवेलेबल टू एवरीबडी इक्वली। ये इसका मेन मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है। देन फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फ्रेटर्निटी का क्या मतलब है? भाईचारा। हम सब भाई बन के रहेंगे, भले ही हम एक देश में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं, लेकिन पूरे देश में एकता रहेगी, यूनिटी रहेगी, और साथ ही साथ जो डिफरेंसेस है उनको भी एनकरेज किया जाएगा। जो एनकरेज या उनको बोलेंगे तो उनको भी आपको एंटरटेन करा जाएगा, डिग्निफाई किया जाएगा। हर आदमी अलग है, बिल्कुल सही बात है। जो महाराष्ट्र में रह रहा है वो राजस्थान वाले से अलग है, जो गुजरात में रह रहा है वो मध्य प्रदेश वाले से अलग है, जो कश्मीर में रह रहा है वो कन्याकुमारी वाले से अलग है। सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं,
कल्चर का डिफरेंस है, लैंग्वेज का डिफरेंस है, सारे डिफरेंसेस है, सब एक्सेप्टेबल है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम आपके सारे डिफरेंसेस की कदर करते हुए भी एक ही देश के नागरिक हैं, यानी कि हम सब भारत के भाईजन हैं। तो फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना भी हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, जिसको हम बोलते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि वी हैव डाइवर्स पीपल, बहुत सारे नाना प्रकार के लोग हैं हमारे देश में, नाना प्रकार की धर्म जातियां बातें करी जाती हैं हमारे देश में। तो इतना सब होने के बाद भी, इतना डाइवर्स रूप होने के बाद भी देश में वी आर ऑल यूनाइटेड, इसलिए हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट भी है। जैसे यूएसए में डबल सिटीजनशिप होती है, एक आपको देश की नागरिकता लेनी है और एक जिस स्टेट के आप हो उसकी नागरिकता आपको लेनी है। बट इन आर कंट्री ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, आप एक ही नागरिकता, आप भारत देश के नागरिक हो, आप किसी भी स्टेट में रह रहे हो, कहीं पे भी आप मूव कर सकते हो, भले ही आपका कल्चर अलग है, आपकी बिलोंगिंग अलग है, आपकी परवरिश अलग है, आपका बोलने का तरीका अलग है, लैंग्वेज अलग है, धर्म अलग है, जात अलग है, सब अलग है, लेकिन आप एक ही देश के नागरिक हो। और ये प्रमोट करता है हमारे देश में फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी इज बेसिकली दी भाईचारा। क्लियर है? ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव। तो ये सब मिलके जो होते हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है? देन यू हैव इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो हम सब मिलके वी दी पीपल ऑफ इंडिया, यहां से स्टार्ट हुआ था, वी दी पीपल ऑफ इंडिया, हम एक ऐसा देश बनाना चाह रहे हैं, ऐसा देश है हमारा सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सेक्युलर देश, विथ दीज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, विद दीज ऑब्जेक्टिव्स एंड वी प्रेजेंट टू आवरसेल्व्स। और हम हमारे को ये कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं किस तारीख को? तो यहां पे तारीख दे रखी है 26 नवंबर 1949। दिस इज द डेट ऑफ अडॉप्शन। ठीक है ना? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ, दैट वाज दी 26 नवंबर 1949। ये तैयार हो गया था, अडॉप्ट कर लिया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट इट वाज लेटर ऑन इनेक्टेड फॉर द होल कंट्री ऑन 26 जनवरी 1950। इनेक्ट कब हुआ है? रिपब्लिक डे कब बनाते हैं हम? कॉन्स्टिट्यूशन कब पूरे देश में लागू हुआ? वो हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन बनके तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को ही ये बनके तैयार हो गया था। और यही डेट यहाँ पे डली हुई है, तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आप बोल सकते हैं इसकी, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पे दी हुई है। तो बेसिकली हमारे 4 पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, प्रीएम्बल के। फर्स्ट इज दी सोर्स ऑफ पावर, वी दी पीपल ऑफ इंडिया, और यहां पे भी देखो एंड में क्या लिखा हुआ है? वी गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम ही हमारे को दे रहे हैं, बाय दी पीपल, फॉर दी पीपल, ऑफ दी पीपल, डेमोक्रेसी की बात। ठीक है? फिर आता है आपका नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, आपका जो संविधान है या आप जो भी देश बनाना चाह रहे हैं संविधान के साथ, तो वो कैसा बनना चाहिए, तो ये नेचर बताता है। देन आपका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, आप क्या क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हो, ये ऑब्जेक्टिव बताता है। एंड फोर्थ इज आपकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट जो इस कॉन्स्टिट्यूशन की है। तो ये 4 पार्ट आपको दे रखे हैं हमारे प्रीएम्बल में। तो प्रीएम्बल क्या है समझ में आ गया हमारे को। ठीक है? अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कर लेते हैं प्रीएम्बल की। तो प्रीएम्बल जो है सबसे पहला जो दुनिया में आया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सबसे पहला प्रीएम्बल पैदा हुआ यूएसए में। पैदा हुआ से मतलब क्या है मेरा, कि सबसे पहले अगर प्रीएम्बल की बात करें या जिक्र करें तो ये इसको कहां इनकॉर्पोरेट किया गया, किस देश के संविधान में किया गया? अब प्रीएम्बल है क्या? प्रीफेस टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीफेस की अगर बात करेंगे तो क्या होगा? प्रीएम्बल होगा। तो ये प्रीएम्बल सबसे पहले कहां पे बना, कहां पे लागू किया गया? तो सबसे पहले ये आया हमारे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है? तो फर्स्ट इन दी वर्ल्ड यूएसए। और यहीं से फिर हमने क्या करा है, लैंग्वेज भी इसकी जैसे वी दी पीपल से स्टार्ट होती है, तो वहीं से हमने यूएसए की तरह वी दी पीपल से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को भी स्टार्ट किया। ठीक है? तो क्वेश्चन आया कि हमने कहां से अडॉप्ट किया है प्रीएम्बल, तो बहुत सिंपल, हमने यूएसए से करा। इसके अलावा यूएसए से क्या करा है हमने बिल ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को भी यूएसए से अडॉप्ट किया है, और काफी सारी चीजें और भी अडॉप्ट करी है। ठीक है? प्रीफेस टू दी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बता ही चुका हूं, प्रीफेस टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? प्रीफेस टू दी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आगे लगा हुआ है। पहले बाद में संविधान चालू होता है, संविधान की सारी रामायण चालू होती है, उससे पहले जो पन्ना लगा हुआ है दैट इज प्रीएम्बल। ठीक है? फिर 4
ऑब्जेक्टिव 4 पार्ट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी हमने प्रीएम्बल पढ़ते वक्त जिक्र ही कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है हमारा 4 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला सोर्स ऑफ पावर, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड डेट ऑफ इनेक्टमेंट, ठीक है। इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है, इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है किसने, तो ये अभी आगे आपको क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बी आएगा। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसे बोला है, एक एमिनेंट जूरिस्ट है एन.के. पालकी वाला, उन्होंने इसको क्या बोला है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पहचान पत्र है। जो आपके संविधान में इतनी बड़ी किताब में जो भी लिख रखा है उसका पहचान पत्र क्या है, आपका प्रीएम्बल। ये बताता है कि इसके अंदर क्या लिखा है, क्रक्स लिखा हुआ है, समरी जो है आपकी वो सारी आपको कॉन्स्टिट्यूशन की वो दी हुई आपको प्रीएम्बल में। इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वॉज पास्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946। तो ये बेस किस पे है, कहां से इसका बेस बना, तो हमने 13 दिसंबर 1946 में जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठना चालू हुई थी 9 दिसंबर को, तो 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स ले डाउन करे थे, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उसी को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बना और फिर उसी को मॉडिफाई करके हमने क्या बनाया, प्रीएम्बल बनाया। क्योंकि जो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें कैसे बनाना था वो हमारे को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने बता दिया, और अब जब कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बना है ये हमने प्रीएम्बल में दे दिया, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुल मिला के अगर हम बेस की बात करेंगे तो क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज द बेस ऑफ द प्रीएम्बल, और प्रीएम्बल इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इट हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस, अमेंडेड। अब सबसे पहली बात तो आती है अमेंडेड, क्या प्रीएम्बल अमेंड हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो प्रीएम्बल आज तक एक ही बार अमेंड हुआ है, इसका मतलब अमेंड तो हो सकता है, ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है। क्यों इस पे बहस क्यों है कि अमेंड क्यों हो सकता है, क्योंकि जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है तो प्रीएम्बल कौन से खेत की मूली है, प्रीएम्बल भी तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो इसको भी अमेंड कर सकते हैं। तो इसी बात पे क्या हुआ, हमारे वाइल द इवोल्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंस काफी सारे बहस बुद्धे और काफी सारे केस हुए। तो बेरूबारी यूनियन एक केस हुआ करता था 1960 में। क्या बेरूबारी यूनियन केस है, डिटेल में वीडियो अवेलेबल है, जाके वहां देख ले, ठीक है। बेरूबारी यूनियन एक केस है जहां पे हमने माना था कि प्रीएम्बल इज नॉट हमने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस वजह से इसे अमेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडिंग पावर्स दे रखी हैं वो वहीं लागू हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है। अब अगर मैंने प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं माना है तो मैं प्रीएम्बल को अमेंड कैसे कर सकता हूं, विद दैट रूल्स नहीं कर सकता। तो इस बहस पे क्या हुआ, बेरूबारी यूनियन में ये नतीजा निकाला सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर लेटर ऑन इन 1973 विद केशवानंदा भारती केस, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को कैंसिल करके नया जजमेंट दिया या नई चीज मानी कि प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस इट कैन बी अमेंडेड। तो ये बात सबसे पहले कब हुई, 1973 में। तो 1973 में सबसे पहली बार माना गया कि प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे अमेंड करते हैं वैसे ही हम प्रीएम्बल को भी अमेंड कर सकते हैं। और फिर 1976 में 42nd अमेंडमेंट, बहुत बार बात कर ली हमने, इंदिरा गांधी जी की सरकार, इमरजेंसी का टाइम, तब जाके हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बार अमेंड किया और हमने इसके अंदर 3 वर्ड जोड़े, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड हमने आफ्टर 42nd अमेंडमेंट 1976 जोड़े, और इसके बाद कभी इसके हमने कोई फेरबदल नहीं करा है, क्योंकि एक ही पन्ना है, कितनी बार फेरबदल कर लोगे, एक पन्ना है तो एक ही बार हमने इसका अमेंडमेंट भी कर दिया है। क्लियर है। तो इट कैन बी अमेंडेड, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस, दैट इज ऑन 42nd बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। ठीक है, अमेंडेड की बात भी समझ में आ गई। 4 पार्ट मैंने आपको समझा ही दिए। और अब आते हैं अपन कीवर्ड्स पे। क्या क्या कीवर्ड्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल में, मुख्य शब्द क्या क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें हमारे प्रीएम्बल की, तो सबसे पहला जो शब्द है वो है सॉवरेन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, सॉवरेन। कीवर्ड मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, तो सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट। किसी भी प्रकार का कोई दबाव हमारे देश पे नहीं है।
हमें किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप में एक आजाद मुल्क हैं, हम हमारे फैसले खुद ले सकते हैं, बी इट इंटरनल और बी इट एक्सटर्नल। हम हमारे मुद्दे खुद डिस्कस करेंगे। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है, कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिनका कहना हमारे ऊपर फोर्सफुली हमें मानना पड़ेगा, या वी आर बाउंड टू ओबे द इंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी कंट्री, एनी बॉडी। ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन वी आर द मेंबर ऑफ यूएनओ एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस, कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और अदर बॉडीज, लेकिन वो बाउंड नहीं है हम कि उनकी जो बात है वो हमें माननी ही पड़ेगी। क्लियर है? वी आर टोटली अ सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री। हमारा जो मन करेगा हम करेंगे। हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना तो नहीं खेलना, हमें खेलना है तो खेलना है। ठीक है? कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है हमारे ऊपर। ठीक है? सेकेंड इज सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट, जैसा आप सभी को पता होगा, सोशलिस्ट कंट्रीज का मतलब क्या होता है? वेयर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय दी स्टेट। मतलब लोग ही स्टेट चुनते हैं और वो ही लोग वहां के सारे रिसोर्सेज, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होल्ड करते हैं, और जो भी प्रॉफिटेबिलिटी या जो भी रेवेन्यूज होते हैं उसको भी फिर बांट देते हैं पूरे देश में। प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती, अंबानी अडानी नहीं होते, सब कुछ स्टेट का होता है सोशलिस्ट कंट्री में। बट इट इज अ नेगेटिव कंसेप्ट, सक्सेसफुल कंसेप्ट नहीं रहा है। नेगेटिव तो नहीं बोलूंगा, बट सक्सेसफुल कंसेप्ट नहीं रहा है। यूएसएसआर एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, वो भी बिखर गया इसके बाद। तो सोशलिस्ट हमारी कंट्री का प्रिंसिपल है, लेकिन हम पूरी तरीके से सोशलिस्ट है भी नहीं। एंड राइट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है? हम हैं बेसिकली एक मिक्स्ड इकोनॉमी। हम क्या है? एक बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहां पे अनडाउटेडली सम ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज और सम ऑफ द मेजर रिसोर्सेज आर हेल्ड बाय द state only, but we also encourage private people to enter upon business and to move our country ahead. तो हम प्राइवेट ओनरशिप को भी एनकरेज करते हैं और अभी कुछ ज्यादा करने लग गए हैं, और साथ ही साथ हम स्टेट के लिए भी करते हैं, सोशलिस्ट भी है, ताकि हम वेलफेयर स्टेट भी बना पाए। क्लियर है बात? तो सोशलिस्ट हैं हम। तीसरा, सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब बेसिकली क्या होता है? सेक्युलर कई बार मैं समझा चुका हूं। सेक्युलर इज बेसिकली डाइवर्स फ्रॉम द रिलीजन, रिलीजन के से अलग, एंटी रिलीजन। मतलब हम किसी भी प्रकार का रिलीजन नहीं मानते, कोई भी रिलीजन को हम प्रमोट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये होता है सेक्युलर। ठीक है? नो रिलीजन। ठीक है? लेकिन हमारे यहाँ पे इसका पॉजिटिव अप्रोच है कि हम सारे धर्म मानते हैं। हमारी जो स्टेट है, हमारी जो सरकार है, वो सारे धर्म मानती है इन द सेंस सारे धर्म को इक्वल रिस्पेक्ट है, इक्वल पोजीशन है, और अगर प्रमोट करना है तो सब धर्म को इक्वली प्रमोट करना है। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली हमें एक धर्म प्रमोट करना है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, हो भले ही देश में कुछ भी रहा हो, उससे अपने को मतलब नहीं। अपन कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है? चौथा, डेमोक्रेटिक। चौथा इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। किसने दी थी ये डेफिनेशन? कमेंट सेक्शन में बताओ। सब कुछ लोगों का है, सोर्स ऑफ पावर लोग है। किसके लिए है? लोगों के लिए है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैसी है हमारी? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी भी दो टाइप की होती है, एक रिप्रेजेंटेटिव और एक डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में तो क्या होता है? जैसे स्विट्जरलैंड है, तो अगर कोई भी फैसला देश में लेना है, कोई भी बात करनी है, कोई भी कानून बनाना है, तो हर किसी का मत होगा, हर सिटीजन का मत होगा। बट उसके पीछे क्या रीजन है? कि वो बहुत स्मॉल कंट्री है, तो वहां पे इट इज इजी टू गेट द ओपिनियन ऑफ द सिटीजन्स। बहुत जल्दी से आप सिटीजन से राय मांग सकते हो। बट अगर हमारा देश की बात करें, जो कि 150 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है, 130 करोड़ सेंसस बोलता ही है, होना और भी ज्यादा है खैर, तो 150 करोड़ लोगों से आप सारी चीजें नहीं पूछ सकते। तो हमें क्या चूज करना था? हमें चूज करना था इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हाँ, भले 150 करोड़ हम आज की, 130 करोड़ आज की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम आजाद हुए थे तब भी हम 40 करोड़ लोग थे। तो 40 करोड़ लोग भी कोई छोटे मोटे लोग नहीं होते हैं। ठीक है? तो हमें क्या करना था? हमें करना था इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें नहीं करना था, क्योंकि पॉसिबल नहीं था कि हम लोगों का मत हर जगह ले लें। तो हम क्या करते हैं? हम लोगों द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव खड़े करते हैं, जिसको हम नेता बोलते हैं, और वो नेता फिर हमारे बेस पे डिसीजन लेते हैं। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो देश की जनता को। ठीक है? सो दिस इज डन। फिफ्थ इज रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है भैया? तो डेमोक्रेसी में और बाइफर्केशन है, एक रिपब्लिक डेमोक्रेसी और एक मोनार्कियल डेमोक्रेसी। तो रिपब्लिक डेमोक्रेसी जो हमारे देश की डेमोक्रेसी है, मतलब हमारे जो हेड हैं उनको चुना जाएगा बाय दी पीपल। चुनाव होंगे और चुनाव द्वारा चुने जाएंगे। रिपब्लिक, ठीक है ना? और पब्लिक को पूरी अपॉर्चुनिटी है इन एवरी स्टेट ऑफिस, पब्लिक ऑफिस, हर आम आदमी को पूरी आजादी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। दैट इज रिपब्लिक 1। दूसरा मोनार्कियल रिपब्लिक जो होता है, उसमें क्या है? राजा का बेटा राजा ही होगा।
तो जो पहले ज़माने में हमारे यहाँ चलता था या फिर हमारे दूसरे देशों में चलता है, मोनार्कियल डेमोक्रेसी होती है, जैसे कि यूके में है कि हेड ऑफ द कंट्री इज हेड बिकॉज ऑफ द बर्थ इन अ सर्टेन फैमिली। ठीक है, तो फैमिली वंशवाद जिसे बोलते हैं, उसकी वजह से आप वहाँ के देश के हेड हो, इसको बोलते हैं मोनार्कियल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो हेड ऑफ कंट्री है, इट इज इलेक्टेड हेड, नॉट दी हेरिडिटरी हेड, तो इसको हम रिपब्लिक इसलिए बोलते हैं। देन सिक्स्थ, जस्टिस। अब जस्टिस क्या है हमारे देश में, क्योंकि बहुत सारा अन्याय था, तो हमें ये था सबसे इंपॉर्टेंट हमारे को क्या चाहिए, हमें चाहिए जस्टिस। हमारे को ना सोशल जस्टिस था ना इकोनॉमिकल जस्टिस था। सोशल, कोई लोग ऊपर की कास्ट में थे, सोसाइटी में बहुत सारे सेगमेंटेशन थे, नीचे लोग थे जिनको बहुत ज़्यादा क्रूर व्यवहार होता था, जिनके साथ बुरा व्यवहार होता था, वो तुच्छ काम ही करने के लिए बने थे, और जो ऊपर वाले थे वो पैसा गिनने के लिए बने थे या राठौड़ी दिखाने के लिए बने थे। तो हमारे यहाँ पे सोशल अनरेस्ट था काफ़ी, तो सोशल जस्टिस की चीज़ ज़रूरत थी हमारे को। सिमिलरली हमारे को इकोनॉमिकल जस्टिस की थी, क्योंकि इकोनॉमिकल भी हम पैसा हमारे यहाँ पे इक्वली नहीं बटा हुआ था, वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स। राजा रजवाड़े और बड़े जो जमींदार लोग थे उन्हीं के पास था, हर किसी के पास नहीं था, बाकी सब भूखे नंगे मर रहे थे। क्लियर है, तो इकोनॉमिकल जस्टिस नहीं था। देन आपका क्या था, पॉलिटिकल जस्टिस नहीं था। पॉलिटिकल मतलब देश की जो भी पॉलिसीज हैं उसमें वो एवरीबडी वॉज नॉट इन्वाइटेड, एवरीबडी वॉज नॉट गिवन अ से, तो यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेटेड पावर थी, तो पॉलिटिकल जस्टिस की भी जरूरत थी हमारे को। ठीक है ना, तो ये सारे जस्टिस हमारे को चाहिए थे, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस, और इसीलिए हमने इसे इंसर्ट किया, और इसे हमने लिया है रशियन रेवोल्यूशन से। रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, वहां से हमने क्या करा था, ये जस्टिस के पार्ट जो हैं सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, ये हमने वहां से उठाए हैं। क्लियर है, बढ़े आगे। ओके, देन कम्स लिबर्टी। लिबर्टी के एक तो जूते आते हैं, और ये वाली लिबर्टी एक और है हमारी। लिबर्टी क्या है, आज़ादी। हमारे देश में आज़ादी देनी थी हमारे को, क्योंकि हम बहुत बंधे हुए थे पहले। हमारे छोटे छोटे राजे रजवाड़े थे, जमींदार थे, सूबेदार थे, नायक थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे, दिनकर थे, राव थे, इन्हीं का कंट्रोल था। मगर आप जी रहे हो, सांस ले रहे हो, तो भी इनकी तरह ही आपको जीना है, आपकी खुद की आज़ादी नहीं थी। और हमने देखा भी है पुरानी पिक्चरों में, आपने कभी भी कोई बैटल मूवीज देखी होंगी, तो उसमें क्या है, राजा बोलेगा कि भैया इस गांव को उड़ाना है या इस सामने वाली सेना को मारना है, तो बेचारे गरीब लोगों को कोई लेन देन नहीं, वो तो मारने निकल लिए कि भैया हाँ चलो तलवार बल्ला उठाओ और चलो लड़ाई करने चलना है। तो फ्रीडम कहाँ है, मेरे को लड़ाई नहीं करनी, मैं कैसे चूज कर सकता हूँ, नहीं चूज कर सकता मैं, तो फ्रीडम नहीं थी, लिबर्टी नहीं थी। तो ये हमें चाहिए थी लिबर्टी, की भैया हमारे को आज़ादी चाहिए। क्लियर है, तो हमें प्रोवाइड कराई गई लिबर्टी बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज़ाद तो हैं हम सब तरीके से कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, किसी प्रकार की हमारे पे रोक टोक नहीं है, बट विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एक लाइन है, उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। क्लियर है बात, तो ये लिबर्टी हमारे को प्रोवाइडेड है, और ये प्रोवाइड कराई हमारे को हमारे संविधान ने। फिर आते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी भी आपको समझ में आता होगा, नाम समझ में। इक्वालिटी मतलब हर कोई बराबर है, हर कोई बराबर है इन द सेंस सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब बराबर ऐसे तो हम कर नहीं सकते ना कि सबको बराबर कर दे कि भैया हमारे देश की पूरी हमने अगर सपोज 100 करोड़ रुपए छापे हैं तो 100 करोड़ लोगों में बांट दें, ऐसा तो करनी थी, इक्वल इक्वल बांट दें। इक्वलिटी मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप सबको अपॉर्चुनिटी है। आपको सरकारी नौकर बनना है, सरकारी नौकर बने, आपको खुद का धंधा करना है, बिजनेस करना है, आप वो करें, आपको गाना गाना है, आप गाना गाओ, आपको पिक्चर बॉलीवुड में सलमान खान के साथ एक्टिंग करनी है, आप एक्टिंग करें, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी है। ये हमारे को इंश्योर करती है हमारी इक्वलिटी। ठीक है, फिर आता है आपका फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, भाईचारा, चल मेरे भाई। तो हमें ये बोला गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स ने कि हम सब एक हैं, राइट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, राइट फ्रॉम राजस्थान टू वेस्ट बंगाल, वी ऑल आर वन। भले ही वी हैव डिफरेंट कल्चर्स, वी हैव डिफरेंट बिलीव्स, वी हैव डिफरेंट फेथ्स, हम अलग अलग लोगों को मानते हैं, हम अलग अलग भगवान मानते हैं, हम अलग अलग धर्म मानते हैं, अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग डायलेक्ट है, अलग अलग भाषाएं हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे यू आर एन इंडियन, आप सब हिंदुस्तानी हो, आप में ये भाईचारे की भावना होनी चाहिए। इसलिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस हमारे देश में करी जाती है कि सबको जनगण मन गाया जाता है, नेशनल एंथम गाया जाता है कि आपको फीलिंग आए, और नेशनल एंथम ही इतना फ्रेटर्निटी उसके अंदर ही झलकती है, इतने सारा उसके अंदर भाईचारा झलकता है कि हर आदमी को उससे भाईचारे वाली फीलिंग क्रिएट हो जाती है बचपन से ही। ठीक है, सो फ्रेटर्निटी इज भाईचारा, किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हमारे देश में क्या होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए।
हाँ, आपका अलग कल्चर है, आपका बिलीफ है, आपके सबके अलग थॉट्स हैं, उस सबकी रिस्पेक्ट है, सबको इज्जत देना बनता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप सब इंडियन हो। और इसीलिए हमारे देश में एक फीचर रखा गया सिंगल सिटीजनशिप। जबकि यूएसए में क्या होता था, डुअल सिटीजनशिप होती थी, एक तो आपको देश की सिटीजनशिप लेनी है और एक आपको आपकी स्टेट की सिटीजनशिप लेनी है। तो जैसे अगर हिंदुस्तान में बात करें तो एक तो हमारे को इंडिया की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी और एक मैं अगर राजस्थान का हूं तो मुझे राजस्थान की अलग सेपरेट सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। बट ये कंसेप्ट हमने अडॉप्ट नहीं किया, हमने हमारे देश की एक ही सिटीजनशिप रखी, सिर्फ एक ही नागरिक हो आप, स्टेट की नागरिकता की आपकी जरूरत नहीं है, आप किसी भी स्टेट में कभी भी जाके रह सकते हो, मूव इन कर सकते हो, आ जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, ताकि आपका भाईचारा बना रहे विथ ऑल दी पॉसिबल डिफरेंस जो हैं, जो भी मौजूद डिफरेंसेस हैं उनकी इज्जत करते हुए आप सब भाई हैं एट द एंड ऑफ द डे, और बहनें हैं तो बहन है, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये थे प्रीएम्बल की थोड़ी सी राम कहानी। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे, जवाब सवाल जवाब, ठीक है, उस पे कर लेते हैं। तो वैसे तो मैंने प्रीएम्बल आपको एलेबोरेटिवली यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब कर ही दिया, सो आई डोंट थिंक सो कि भैया कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम होगी। तो एक फटाफट से अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, 5 7 8 10 जितने भी क्वेश्चन है, फिर हम टाटा बाय बाय इस क्लास कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है। सो फॉलोइंग विच कंट्री द कंसेप्ट ऑफ प्रीएम्बल हैज बीन अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये तो मजाक वाला क्वेश्चन है। कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को देख के हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को देख के, कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को देख के हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल इंसर्ट करा। तो ये तो हमने जब चालू करी थी क्लास तभी हमने बोला था कि हम है यूएसए, हम बड़े होकर हमेशा शुरू से क्या बनना चाहते हैं, यूएसए बनना चाहते हैं, ठीक है ना। तो हमारे अंदर एक वैसे से ही वो है लालसा है कि हम यूएसए को अडॉप्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा कल्चर हम चाहते हैं, वहाँ के लोगों को हम ऊपर देखते हैं, रिस्पेक्ट से देखते हैं, तो इसीलिए हम भी चाहते हैं कि यूएसए की तरह बने। आज की तारीख में नहीं देखते, आज की तारीख में यूएसए बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है, बट अर्लियर इट वॉज बिलीव कि भैया यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है और एवरी कंट्री वांटेड टू बी एज गुड एज यूएसए। क्लियर है। तो हम भी उसी में से थे, तो हमने यूएसए से अडॉप्ट करा हमारा प्रीएम्बल, और यूएसए के जो प्रीएम्बल की शुरुआत है दैट इज ऑल्सो विद वी द पीपल, और यहाँ पे हमारे है वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्लियर है। सो वी हैव अडॉप्टेड इट फ्रॉम यूएसए। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज नॉट बीन रिटन इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा वर्ड है जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला गया, या फिर सॉरी प्रीएम्बल में ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि इस प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा वर्ड है इन चारों में से जो कि मौजूद नहीं है। तो क्या है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, इंडियंस। ठीक है, तो कौन सा वर्ड है, तो सिंपल है, सॉवरेन हमने पढ़ लिया, अभी हमने सारे तो डिस्कस किए ही थे, सिर्फ हमने क्या नहीं डिस्कस किया था, इंडियंस, क्योंकि इंडियंस तो हम हैं ही, उसको प्रीएम्बल में डालने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, आंसर क्या है, आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी हमारे प्रीएम्बल में मेंशन नहीं है, सॉवरेन, सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक हमारे यहाँ पे मौजूद है। एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पे सिर्फ वर्ड होता ओरिजिनली, क्या होता, ओरिजिनली, विच ऑफ द वर्ड हैज नॉट बीन रिटन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली, यानी कि 1950 में कौन सा वर्ड नहीं था, तो सोशलिस्ट भी नहीं था, क्योंकि सोशलिस्ट को हमने ऐड करा है विद 42nd अमेंडमेंट 1976, इंदिरा गांधी जी के टाइम का अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट 1976 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही बड़ा वो है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, तो इसको बिल्कुल दिल से याद कर लेना। 42nd अमेंडमेंट, इसने बहुत सारे फेर बदल करे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, और काफी दाव पेच वाला था, काफी पॉलिटिकल मुद्दों से जुड़ा हुआ था, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, ओह अमेंडमेंट है, सॉरी। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ सॉवरेन इंडिया। सॉवरेन इंडिया के संदर्भ में कौन सा वाक्य इसमें से सही है। सो इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री, इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री, बिल्कुल सही बात है। इंडिया किसी पे निर्भर है क्या, नहीं है, जो करना है इंडिया अपने हिसाब से कर सकता है, मोदी जी का जो मन करे वो करेंगे, किसी का कोई प्रभाव नहीं है। इंडिया इज अ कॉलोनी, इज नॉट अ कॉलोनी ऑफ एनी अदर कंट्री, बिल्कुल सही बात है। पहले हुआ करते थे हम कॉलोनी, ब्रिटिश कॉलोनी, लेकिन आज की तारीख में तो किसी की कॉलोनी नहीं है, कोई कॉलोनी नहीं है हम, ठीक है। इंडिया कैन गिव एनी पार्ट ऑफ इट्स कंट्री टू एनी अदर कंट्री, बिल्कुल सही बात है। इंडिया अपना पार्ट किसी भी कंट्री को दे सकता है। तो अगर आज जैसे जम्मू कश्मीर की लड़ाई चल रही है हमारे और पाकिस्तान के बीच में, बचपन से, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, आप पैदा हुए हो, यहाँ जब से हमारा आज़ादी हुई है, जम्मू कश्मीर की लड़ाई चल रही है,
तो अगर हिंदुस्तान चाहे तो जम्मू कश्मीर के पार्ट को पाकिस्तान को दे सकता है, या फिर किसी भी फॉरेन पार्ट को अक्वायर भी कर सकता है, बाहुबल या किसी भी तरीके से। सामने वाला दे रहा तो गिफ्ट के तौर पे ले सकता है, बाहुबल से लेना चाहे तो वैसे भी ले सकता है। तो इंडिया एज अ यूनियन कैन डू और कैन सीड अवे एनी पार्ट ऑफ द कंट्री टू अ सेपरेट फॉरेन कंट्री। इंडिया दे सकता है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि इंडिया इज अ यूनियन जहां पे ये किसी भी स्टेट को सीड अवे कर सकते हैं या पार्ट ऑफ कंट्री को सीड अवे कर सकते हैं, लेकिन जो भी स्टेट यूनियन के अंदर है वो खुद साइड नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट उठ के कल बोले, राजस्थान उठ के बोले नहीं भैया मैं तो दूसरे देश में जा रहा हूं मिलने, नहीं कर सकते आप। स्टेट के खुद के पास पावर नहीं है कि वो देश की यूनियन से अलग हो जाए। हाँ, यूनियन चाहे तो किसी पार्ट को किसी के फेवर में दे सकती है। क्लियर है? इंडिया इज ओब्लाइज्ड टू ओबे द यूएन इन इट्स इंटरनल अफेयर। तो ऐसा हमने अभी जिक्र कर लिया था, इंडिया को यूएन या किसी के काका की बात मानने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब हम जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो बुद्धिमानी एक अलग चीज होती है, जहां आपको यू हैव टू गेट सकम टू द प्रेशर। प्रेशर आने के बाद आपको कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो आपको लग सकता है कि भैया ये किसी इनके दबाव में लिए, बट ऑन पेपर अगर बात करेंगे तो ऐसा कोई दबाव नहीं है, बट मजबूरी है। देखो, आप अकेले तो रह नहीं सकते कि भारत एक इकलौता देश है, पूरी दुनिया से दादा बन के रह ले, कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। जियो पॉलिटिकल एक बहुत बड़ी चीज है, आपको इस दुनिया में रहना है, ग्लोबल ट्रेड करनी है, अपना सामान बाहर भेजना है, अपने लोगों को बाहर भेजना है, अंदर बुलाना है बाहर के लोगों को, एमएनसी सेटअप करने हैं, तो आपको रिश्ते तो हर देश से बनाने पड़ेंगे, और आपको रिश्ते भी कैसे, सुगंधित रिश्ते बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको यूएन की बात माननी पड़ सकती है, बट देयर इज नो रिटन बाउंडेशन की भैया आपको माननी ही पड़ेगी। आप अपने फायदे का सोच के, अपने कॉग्निटिव अप्रोच से देख के आप देख लो, अगर आपको लगता है कि यार इनकी ये बात है, इससे हमें फायदा होता है तो ठीक है, नहीं होता तो टाटा बाय बाय, कोई मजबूरी नहीं है। अब जैसे अभी रशिया के टाइम में हम स्टैंड लेना था हमें, तो हमने ले लिया, भले ही यूएन क्या चाह रहा था, यूएसए क्या चाह रहा था, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम हमारा स्टैंड लेना चाहते थे, वो हमने ले लिया, किसी ने आके कुछ करा नहीं करा। हाँ, इसके रेपरकशन, इसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ हो सकते हैं, यूएसए और दूसरे और यूएसए एंड अदर अलाइज हमारे पे कुछ रेपरकशंस लगा दें, कुछ सैंक्शंस लगा दें, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, उससे हमें मतलब नहीं है। बट एज अ होल हमें अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंट्री की बात माननी पड़े। हम टोटली सॉवरेन हैं, हम टोटली इंडिपेंडेंट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा इसमें से वाक्य सही नहीं है? द डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज 1949 नवंबर 26। द सेक्युलर वर्ड वॉज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976। द 42nd अमेंडमेंट वॉज डन इन 1976। ओके। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताओ तो क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए। आंसर नंबर ए, द डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज 26 नवंबर 1949। ये सही जवाब नहीं है, यहाँ सही वाक्य नहीं है। क्यों? क्योंकि डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। हैप्पी रिपब्लिक डे, जो हैप्पी रिपब्लिक डे मनाते हैं ना हम, तो वो हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंसेप्शन है या इंप्लीमेंटेशन ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 पे, लेकिन इसे फॉर दी होल कंट्री इनेक्ट किया गया या इंप्लीमेंट किया गया ऑन 26 जनवरी 1950। इससे पहले अडॉप्ट कर लिया गया था और कुछ पार्ट्स थे जिनको हमने लागू कर दिया था, बट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एज अ होल फॉर दी होल कंट्री वॉज इनेक्टेड और वॉज इंप्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। क्लियर है? तो थोड़ा सा इसको पढ़ते वक्त ध्यान दीजिएगा, बाकी आंसर सिंपल है। टिल नाउ द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड इन फॉर हाउ मेनी टाइम्स? कितनी बार आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को फेरबदल कर चुके हो, अमेंड कर सके हो? तो मैंने अभी आपको जब बता रहा था अमेंडमेंट वाला पार्ट, तो मैंने आपको बताया था कि इट हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस, सिर्फ एक ही बार हमने हमारे प्रीएम्बल को अमेंड किया है। इसको याद करने की ट्रिक अभी आप कर सकते हो कि एक प्रीएम्बल एक पन्ने का मैटर, और ये ही एक बार अमेंड किया है, एक। ठीक है, तो सिर्फ एक ही बार। कब एक ही बार? 42nd अमेंडमेंट 1976। और इसमें क्या हुआ था? सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी, ये तीन वर्ड इसमें इंसर्ट किए गए थे।
सेक्युलर, सोशलिस्ट, इंटेग्रिटी। ठीक है, ये 3 वर्ड हमने डाले थे हमारे प्रीएम्बल में विद 42nd अमेंडमेंट 96, क्योंकि इससे पहले 1973 तक तो प्रीएम्बल को पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना ही नहीं गया था, तो अमेंडमेंट इसमें पॉसिबल नहीं था। 1973 में केशवानंदा भारती केस में ही सबसे पहली बार माना गया कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उससे पहले बेरूबारी यूनियन केस जो था 1960 में, उसमें साफ साफ ये बोल दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस इट कैन नॉट बी अमेंडेड। What is the true meaning of secular? All religions are equal in the eyes of the government. Special importance to a religion related to minorities. One religion is promoted by the government. तो ये सेक्युलर का मतलब पूछ रहा है इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर कंट्री। हमारे भारत देश के लिए सेक्युलर का मतलब क्या है? तो हमें पता है हमारा भारत देश क्या है, सर्वधर्म संभव। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन दी आइज ऑफ द गवर्नमेंट। सारे के सारे धर्म बराबर हैं, हम किसी भी धर्म को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हमारी सरकार किसी भी धर्म को स्पेसिफिकली सपोर्ट नहीं करेगी। उनकी नज़र में सारे धर्म बराबर हैं। जो भी प्रमोशनल एक्टिविटी सरकार एक धर्म के लिए करेगी तो वो उनको सबके लिए करनी है। तो जैसे हमारे यहाँ पे पिलग्रिमेज यात्राएं होती हैं, तीर्थ यात्राएं होती हैं, हज यात्राएं होती हैं, या फॉर दैट मैटर दूसरे धर्म में दूसरी यात्राएं होती होंगी, सरकार सबको इक्वल सपोर्ट करती है। क्लियर है बात? तो सेक्युलर क्या है? एवरी रिलीजन इज इक्वल इन दी आईज ऑफ आर गवर्नमेंट ऑफ आर स्टेट। Which year is related to बेरूबारी केस? 1960, 1960 में आया था बेरूबारी केस। बेरूबारी केस में बोला गया प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सब लिंक है एक दूसरे से, क्वेश्चन देखो सब याद हो जाएंगे एक बार में। Who among the following said the preamble of India Constitution is the identity card of the Constitution? किसने बोला था कि भैया प्रीएम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है, जो ऐसे छाती पे लगा के घूमते ना आइडेंटिटी कार्ड, तो ये किसने बोला था हमारे को? यहाँ गले में लटका के घूमते हैं। ठीक है, तो ये बोला था N.A. पालकीवाला। किसने बोला था? N.A. पालकीवाला एक जूरिस्ट थे, बहुत बड़े नामचीन जूरिस्ट थे। उन्होंने ये बोला था कि इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वेरी एप्टली इट इज सेड, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी है उसकी आइडेंटिटी है, जो भी उसकी पहचान है, वो सारी पहचान कहाँ दी हुई है? क्रक्स में दी हुई है हमारे प्रीएम्बल के अंदर। ठीक है ना? आज हमारा आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है कि मेरा क्या नाम है, कहाँ रहता हूँ, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह जो भी होता है आइडेंटिटी कार्ड में, तो ये बेसिकली मेरी पहचान है। मेरी पहचान कब है? जब मैं बना उसके बाद ही तो मेरी पहचान है। तो इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर कॉन्स्टिट्यूशन की पहचान, आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र बना प्रीएम्बल की, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या है। ठीक है, जब आपको पहले बार में आंसर मिल जाए तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है कि ऑप्शन देखो फिर अपने दिमाग की गिरारियां घुमाओ, यार कंफ्यूजन हो रहा थोड़ा। नहीं, अगर आप इफ यू आर वेरी श्योर अबाउट द आंसर एंड यू गेट इट फर्स्ट लुक, आगे बढ़ जाओ, दूसरा ऑप्शन पढ़ो ही मत, समय खराब ना करो। इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गवर्नमेंट रूलर्स आर इलेक्टेड बाय दी। गवर्नमेंट को कौन इलेक्ट करता है डेमोक्रेसी में? तो डेमोक्रेसी हमारी देश की डेमोक्रेसी, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो इसको करता है हमारे भारत देश की जनता, किसी भी देश की जनता। अब्राहम लिंकन ने डेफिनेशन दी थी, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो सब कुछ जनता का है, एवरीथिंग इज पॉपुलर। ठीक है, हर कुछ पॉपुलर वोट से ही होगा, लोगों के वोट के द्वारा ही होगा। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूलर्स आर इलेक्टेड बाय दी पीपल। कौन करता है? पीपल, जनता, हमारे देश की जनता। ठीक है, अब डेमोक्रेसी में आपको बता चुका हूं 2 टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन सी हो गई? इंडिया, यूएसए, यूके, ये सब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। यहाँ पे लोग रूल नहीं बनाते, लोग कानून नहीं बनाते, बस लोगों द्वारा चुनिंदे लोग हैं वो इस देश को चलाते हैं, देश के कानून बनाते हैं, देश की पॉलिसी बनाते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। वेयर डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे स्विट्जरलैंड है, तो स्विट्जरलैंड में क्या है कि हर कानून पे लोगों का मत भी लिया जाता है, क्योंकि इट इज अ वेरी स्मॉल पॉपुलेटेड कंट्री, तो इट इज ईजी फॉर द पीपल टू वोट इन। तो यहाँ पे डायरेक्टली लोग गवर्न करते हैं देश के कानून को या देश के लॉ को। यहाँ पे क्या है? रिप्रेजेंटेटिव करता है। ठीक है, सो दिस इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ऑन विच डे पूर्ण स्वराज वॉज प्रोक्लेम्ड बाय द इंडियन कांग्रेस? अभी आउट ऑफ द प्रीएम्बल नहीं है, ये प्रीएम्बल से इसका लेना देना वैसे नहीं है, बट क्योंकि प्रीएम्बल की जो डेट है 26 जनवरी 1950, उसकी इंपॉर्टेंस की वजह से इसमें इस क्वेश्चन को डाला गया है। सो पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 26 जनवरी 1930। लाहौर सेशन हुआ था 1929 में। 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, जहां पे बोला गया था कि ऑन 26 जनवरी 1930 नेशनल कांग्रेस वुड प्रोक्लेम
पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इससे पहले हमारी जो कांग्रेस पार्टी थी, हमारे देश के जो भी पॉलिटिकल लीडर थे, प्रोमिनेंट लीडर थे, उनकी डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस की नहीं हुआ करती थी। उनकी डिमांड होती थी डोमिनियन की, कि हम आपकी छात्र छाया में ही रहेंगे, हमारी क्वीन भी, आपकी जो क्वीन है या जो भी आपका एम्परर है वही हमारा हेड रहेगा, लेकिन हम हमारे पॉलिसीज, इंटरनल पॉलिसीज हम मैनेज कर लें। तो वी ऑलवेज वांटेड टू बी अ डोमिनियन बिफोर 1930। हम डोमिनियन बनना चाहते थे, हम खुद खड़े होकर हमारा देश नहीं चलाना चाहते थे। बट इट वॉज इन 1929 इन द लाहौर सेशन, जहां से हमने क्या करा, रुख बदला और हमने पूर्ण स्वराज की डिमांड करी, और इस पूर्ण स्वराज को प्रोक्लेम किया गया 26 जनवरी 1930 में। और इसी डेट को मिलाने के लिए, कमेमोरेट करने के लिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ 26 जनवरी 1949 को, तो हमने क्या करा, हमने बोला नहीं, बन के तैयार हो गया है लेकिन इसे अभी हम लागू नहीं करेंगे, इसे हम लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 को, ताकि डेट मैच कर जाए, क्योंकि हमारी डिमांड 26 जनवरी को रखी थी पूर्ण आज़ादी की। तो और अब हम पूरा आज़ाद हो चुके हैं, हमारे देश का संविधान हमारे देश को चलाएगा। तो हम कब करना चाहेंगे ये उद्घाटन, हम करना चाहेंगे 26 जनवरी 1950 को। तो ऑन विच डे पूर्ण स्वराज वाज प्रोक्लेम, 26 जनवरी 1930। ईयर इसमें दे ही नहीं रखा, तो और सिंपल हो गया, साल याद भी नहीं हो तो 26 जनवरी, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही उस दिन बन के तैयार हुआ बाद में। तो यही कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बोडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है हमारे प्रीएम्बल में? तो लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो जब हमने लिबर्टी पढ़ा था ना, प्रीएम्बल जब हम पढ़ रहे थे, तब आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा हुआ था लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड एक्सप्रेशन एंड वर्शिप। ठीक है, तो हमारे पास ये सब लिबर्टी है, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी की कोई हमारे यहाँ पे प्रीएम्बल में कोई बात नहीं कर रखी है। ठीक है ना, तो आपको आज़ादी है कि आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बिलीफ रख सकते हैं, कुछ भी पूजा कर सकते हैं, किसी भी भगवान की, किसी भी अल्लाह की, कोई मतलब जो भी डेटी है, किसी भी डेटी की आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक लिबर्टी वर्ड यूज नहीं है प्रीएम्बल में। तो बेसिकली दिस इज द प्रिंसिपल विच इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर नंबर बी, इकोनॉमिक लिबर्टी। ये यूपीएससी का सवाल है 2017 में। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रीएम्बल। पूरी तरीके से हमारे को प्रीएम्बल क्लियर हो गया, आई होप। कोई भी डाउट होगा नहीं, छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है। कोई भी डाउट हो फिर भी यू कैन कमेंट इट डाउन, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज ASAP। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।